और अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रहने के लिए नेपाल के रास्ते भारत में अवैध ढंग से घुसपैठ करने में कामयाब रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर अब फंसती नजर आ रही है। उससे बरामद सभी दस्तावेजों की फिलहाल जांच की जा रही है। दरअसल पुलिस ने जांच के दौरान सीमा हैदर के कई दस्तावेज बरामद किए थे, जिनमें उसका पासपोर्ट, पाकिस्तानी आईडी कार्ड और उसके बच्चों के पासपोर्ट शामिल थे। सीमा पाकिस्तान की नागरिक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए अब ये सभी दस्तावेज पाकिस्तानी उच्चायोग को भेजे गए हैं। इस बीच पुलिस सीमा हैदर के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने उसके जब्त किए गए मोबाइल को आगे की जांच के लिए गाजियाबाद की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीमा हैदर के पहचान की पुष्टि होना बाकी है। अगर इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। इस बीच यूपी एटीएस ने सचिन मीणा और सीमा हैदर के दस्तावेजों और आधार कार्ड में कथित तौर पर फेरबदल करने के आरोप में बुलंदशहर से 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। आरोपी पुष्पेंद्र मीणा और उसके भाई पवन को अहमदगढ़ के एक सार्वजनिक सेवा केंद्र से हिरासत में लिया गया, जहां वो काम करते थे। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सचिन मीणा के रिश्तेदार हैं, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। वहीं वकील एपी सिंह सीमा हैदर से मिलने के लिए नोएडा के रबुपुरा गांव पहुंचे। एपी सिंह के मुताबिक वो सीमा को भारत की नागरिकता दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, श्रीलंका के नागरिकों को जो आए थे, हजारों नागरिकों की मैंने लिस्ट दी है, डिटेल दी है गृह मंत्रालय, उनको समय समय पर नागरिकता मिली। को जो आपने डिटेल महामहिम को नागरिकता दी, उसमें नागरिकता के आधार पर नागरिकता मिली। एपी सिंह ने यह भी कहा कि सीमा अब हिंदू बन चुकी है और उसने सचिन मीणा से शादी भी कर ली है, इसीलिए उसे सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा मीणा बोला जाना चाहिए। सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। इसके बारे में कहना अभी मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान का एक तबका तो यही मानता है कि उसे भारत में ही रहने देना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के एक शख्स ने तो सीमा को भारत की नागरिकता दिए जाने की पैरवी करते करते खुद भी हिंदुस्तान में बसने की बात कह दी। दरअसल बहुत सारे पाकिस्तानियों का ये मानना है कि सीमा मुल्क की बर्बादी को देखते हुए अपने बच्चों को लेकर भारत गई, ताकि वहाँ उसका और उसके बच्चों का भविष्य सुधर जाए। सचिन के प्यार में सीमा पाकिस्तान से भारत चली आई, तो वहीं नसरुल्लाह के प्यार में अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंच गई। हालांकि सीमा हैदर की तरह अंजू गैरकानूनी तरीके से नहीं, पाकिस्तान में बाकायदा वीजा लेकर दाखिल हुई, बल्कि पासपोर्ट और वीजा लेकर अपने फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा गई। लेकिन जिस तरह अंजू बिना परिवार को बताए पाकिस्तान गई, उससे यह मामला सुर्खियों में आ गया। कहा जा रहा है अंजू को खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले नसरुल्लाह से प्यार हो गया था। दोनों की लव स्टोरी फेसबुक से शुरू हुई और व्हाट्सएप पर ये बातचीत करने लगे। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में नसरुल्लाह ने कहा कि वो अंजू से सगाई करने वाला है, जबकि अंजू की अगली पाकिस्तान यात्रा पर दोनों शादी कर लेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नसरुल्लाह का मानना है कि अंजू इस्लाम अपनाती है या नहीं, ये उसका अकेले का फैसला होगा और वो इस फैसले का सम्मान करेगा। लेकिन अपने 29 साल के प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान गई 35 साल की अंजू का कहना है कि वो सिर्फ घूमने और अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने के लिए खैबर पख्तूनख्वा गई हैं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू ने कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरती देखना चाहती थी, इसीलिए वो वहां गई। वहीं पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह से शादी की बात पर अंजू गोलमाल जवाब देती नजर आई। फेसबुक पे जो आपकी दोस्ती है और उसके मद्देनजर ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप और नसरुल्लाह जो हैं वो शादी कर सकते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? और तो कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ यहाँ ऐसे एक फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की तरह हैं और इनकी पूरी फैमिली से बातचीत है और इनके नियम कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऐसे किसी को तंग नहीं करते कि बस आ गई लड़की है तो बस। हालांकि अंजू ने ये जरूर माना कि उसी ने नसरुल्लाह से कहा था कि उसे पाकिस्तान आने का न्योता दे, ताकि उसके घर वाले कोई बखेड़ा ना खड़ा करें। होता है ना कि अगर मैं पाकिस्तान से किसी को बुलाऊं तो वो हमारे घर में सबको वो होगा कि हाँ ऐसे से बंदा आ रहा है मिलने के लिए, इस तरीके। इसलिए मैंने बोला ठीक है आप मेरा कर दो अप्लाई, मैं आ जाती हूँ, फिर उसके बाद आपको बुला लेंगे। एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करने वाली अंजू की माने तो वो जैसे पाकिस्तान गई वैसे ही पाकिस्तान से वो वापस आ जाएगी। वहीं अंजू ने जी न्यूज से बातचीत में अपने पति के साथ संबंधों को लेकर भी बड़ी बात कही। अंजू के मुताबिक उसके अपने पति अरविंद कुमार के साथ रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं, इसीलिए वो एक साथ रहते हैं। आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कुछ रिश्ते ठीक नहीं है क्या? बस नॉर्मली है, ज्यादा नहीं है बस। आप लोग साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं? आपकी बातचीत होती है, कम बातचीत होती है?
बातचीत होती है और आपको भी पता है बच्चे हैं, साथ में रहते हैं। मावी भैया को भी इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो किसी से देखने के लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए सारा। वहीं अंजू के पति अरविंद चाहते हैं कि वो वापस आ जाए क्योंकि पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा हो सकता है। किसी से प्रशासन से गुहार भी लगाई है। मैं तो अभी किसी से गुहार नहीं ला, मैं चाहता हूँ सरकार को लाने की कोशिश करे ज़्यादातर। आपको लगता है वहाँ जान का खतरा हो सकता है? जान को तो खतरा है सर। अंजू और अरविंद की शादी 2007 में हुई थी। अरविंद मूलतः क्रिश्चियन है जबकि अंजू हिंदू। अंजू ने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। वहीं अंजू के पति अरविंद की माने तो उनकी पत्नी घर से जयपुर के लिए कहकर निकली थी, लेकिन पाकिस्तान जा रही हैं इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अंजू के पति अरविंद के मुताबिक उसकी पत्नी ने पाकिस्तान जाने के बाद उसे ये जरूर बताया था कि वो लाहौर में अपनी सहेली के पास है और 3-4 दिन बाद वापस आ जाएगी। आपको कब पता चला कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान के लाहौर की बताइए। पाकिस्तान लाहौर लाहौर बताई तो मैंने उसको दोबारा फोन किया, उठाई तो बोली कि उसने बोली लाहौर देखूंगा। ठीक है, मैंने कहा पासपोर्ट लेके गई क्या? मैंने पासपोर्ट ले जा नहीं सकती। मैंने हाँ ले गई। इस बीच अंजू ने अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होने का वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो काफी खुश नजर आई, जबकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से एक वीडियो जारी कर अपील की कि उसके परिवार वालों को परेशान न किया जाए। मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। वहीं भिवाड़ी पुलिस के मुताबिक कोई शिकायत मिलने पर ही इस मामले की जांच की जाएगी क्योंकि अंजू गलत तरीके से पाकिस्तान नहीं गई है। सावन के महीने के तीसरे सोमवार पर आज देश के कई मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ नजर आई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आज कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई है। सावन के तीसरे सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी विशेष पूजा की गई। पंचामृत से पूजन के बाद महाकाल की भस्म आरती की गई। मध्य प्रदेश में झमाझम बरसात का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। मॉनसून पैटर्न को देखते हुए मौसम विभाग ने बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। दिल्ली के संत नगर में पार्किंग को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने धारा 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश के तहत 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी गई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद एएसआई के सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाने का कहा है और कहा कि मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक यानी 2 दिनों तक कोई सर्वे न किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को इसी दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा। 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाई कोर्ट अप्रोच करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सर्वे के मामले में आगे क्या हो यह हाई कोर्ट ही तय करेगा। हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। यानी ज्ञानवापी विवाद में अब पूरा फोकस इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ हो गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे खत्म होने से पहले फैसला देने को कहा। इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए राहत के तौर पर देखा जाने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के लिए ही सही मगर मुस्लिम पक्ष की मांग के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सर्वे कराने के फैसले पर रोक लगा दी है। और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये मामला उठा तो मुस्लिम पक्ष के वकील हुज़ैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैं आपसे केवल 1 हफ्ते के लिए इसे रोकने का अनुरोध कर रहा हूं। उसी प्लॉट को लेकर, उसी सर्वे को लेकर हाई कोर्ट ने 2021 में रोक लगा दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सिर्फ माप है, हम आपको 1 के बजाय 2 हफ्ते का समय दे सकते हैं। इस पर अहमदी ने दलील दी कि अभी उस साइट पर 30 लोग हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। जो संपत्ति 1500 ईस्वी से एक मस्जिद के रूप में है, अब खुदाई की इतनी जल्दी क्या है। इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। चूंकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे से मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से उसे फौरी तौर पर राहत मिल गई। लेकिन सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के दावे का जमकर विरोध किया।
और यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में किसी तरह की खुदाई नहीं हो रही है, बल्कि फोटोग्राफी और रडार इमेजिंग के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए पहुंची टीम की जो तस्वीरें आई उससे भी ऐसा ही जाहिर हुआ। सर्वे टीम के लोग फोटोग्राफी करते और इंच टेप से दीवारों को मापते दिखे। इसी वजह से एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के दावे को सही बताया। चूंकि मुस्लिम पक्ष ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, इसीलिए हिंदू पक्ष ने इस पर ऐतराज किया। ये हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति का आधार जिस वैज्ञानिक सर्वे को बताया, असल में आज वो सुबह ही शुरू हुआ। सर्वे के लिए एएसआई की टीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर में पहुंच गई, जिसके 30 सदस्यों की टीम 4 दलों में बंटकर ज्ञानवापी परिसर के अलग अलग हिस्सों में सर्वे के काम में जुटी नजर आई। बताया गया कि पहली टीम पश्चिमी दीवार का सर्वेक्षण करने लगी, तो दूसरी टीम को गुंबद के सर्वे का काम सौंपा गया। वहीं तीसरी टीम चबूतरे की जांच करती दिखी और चौथी टीम ज्ञानवापी मस्जिद के बाकी परिसर का मुआयना करने में जुट गई। इस टीम के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वाली टीम भी थी जो अपना काम करती दिखी। सर्वेक्षण के पहले दिन टीम के सदस्य पूरे परिसर का जायजा लेते भी दिखे, ताकि आगे का काम कैसे हो ये तय हो सके। फिजिकल सर्वे 3-4 दिन चलने के उपरांत फिर इसमें टेक्निक्स डिसाइड होंगी कि कैसे इसको भविष्य में प्रोसीड किया जाए। लेकिन ये काम कुछ ही घंटे चल सका और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर 2 दिन के लिए रोक लग गई। हालांकि एएसआई के सर्वे पर रोक लगने से पहले वाराणसी में आम हिंदू आस्थावानों के साथ साथ श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिकाकर्ता उत्साहित नजर आई और सुबह सुबह ही ज्ञानवापी के आसपास के इलाके में हलचल तेज हो गई, जहां सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए थे। सावन के सोमवार के मौके पर एएसआई ने सर्वे की शुरुआत की तो एक याचिकाकर्ता के जोश का अनोखा अंदाज नजर आया। माया ने पुड़िना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। क्योंकि सर्वे के शुरू होने के साथ ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को लेकर मुस्लिम पक्ष की आहट सुनाई पड़ने लगी, इसीलिए एक याचिकाकर्ता इस रवैये पर सवाल खड़ा करती दिखी। वो बार बार हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं, हमारे मंदिर को मस्जिद बोलते हैं। वही सत्य तो हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? लेकिन इन सवालों के बीच हुआ वही जिसका कुछ लोगों को अंदेशा था, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी के सर्वे पर 2 दिनों के लिए अंतरिम रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सबसे पहले जी न्यूज ने इसे अपने दर्शकों तक पहुंचाया, जिसकी हलचल काशी तक में महसूस की गई। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करे और कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचे ताकि बुधवार तक इस पर कोई फैसला हो सके। फैसले के बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जैसे ही मीडिया से सामना हुआ, पहली प्रतिक्रिया के लिए पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मौर्य ने जो कुछ कहा वो कुछ नहीं कहने के बावजूद अपने भरोसे पर सब कुछ कहने जैसा था। लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर होने के दावे को जमकर दोहराया और सच सामने लाने के लिए मुस्लिम पक्ष से सर्वे के विरोध के बजाय सहयोग करने की अपील की। दूसरे पक्ष को भयभीत नहीं होना चाहिए, यदि उनको विश्वास है कि मस्जिद है तो जांच से भगना नहीं चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क न तो कोर्ट के फैसले से सहमत दिखे और न ही सर्वे कराने की जरूरत से। हर मस्जिद में आपको क्यों शिवलिंग दिखाई दे रहा? क्या मतलब है शिवलिंग से? मस्जिद के अंदर शिवलिंग क्यों होगा? हालांकि कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी प्रतिक्रिया देने में अटकने लगे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ। एक तरफ अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। श्री राम की यह प्रतिमा 108 फीट ऊंची होगी, जो बनने के बाद देश की सबसे ऊंची श्री राम प्रतिमा होगी। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में लगाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक भगवान राम की ये प्रतिमा मंत्रालयम गांव में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थापित की जाएगी। इस भव्य प्रतिमा का निर्माण श्री राघवेंद्र स्वामी मठ की तरफ से करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस काम में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रतिमा का शिलान्यास किया। 10 एकड़ इलाके में फैली इस प्रोजेक्ट को 2.5 साल के अंदर पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
बरेली में एसटीएफ टीम ने 2 फर्जी एसटीएफ अफसरों को पकड़ा है। यूपी के बरेली में एसटीएफ अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अपनी गाड़ी पर एसटीएफ का स्टिकर लगाकर धौंस जमाते हुए वसूली जमा कर रहे थे। महाराष्ट्र के पुणे में एक दुखद खबर सामने आई। यहाँ एसीपी के पद पर तैनात पुलिस अधिकारी ने अपनी पत्नी और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के मुफ्तीगंज इलाके में एक ट्रक ड्राइवर ने जमकर उत्पात मचाया। तेज रफ्तार ट्रक से पहले कई गाड़ियों को टक्कर मारी और फिर भागने की कोशिश में गलियों में घुसकर आतंक मचाया। इस हादसे से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नोएडा से आगरा जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में सवार यात्री किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हालांकि बस में रखा उनका सामान जलकर खाक हो गया। राजस्थान की विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सीएम अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर कई सवाल उठाए। राजेंद्र सिंह गुढ़ा राजस्थान कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्हें 22 जुलाई को ही मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था, जब उन्होंने सदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद राजेंद्र सिंह गुढ़ा आज विधानसभा में एक लाल रंग की डायरी लेकर पहुँचे। राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया कि इस डायरी में सरकार के कारनामों का हिसाब किताब लिखा है। उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी से लाल डायरी को सदन में पेश करने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी और हंगामा शुरू हो गया। टैक्स एवं टोल टैक्स दोनों कैसे लिए जा रहे हैं? प्रदेश सरकार एक तरफ तो महंगाई रात कैंप लगाकर रात बांटने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ सदन का माहौल गर्मा गया। स्पीकर कुर्सी से खड़े होकर राजेंद्र गुढ़ा को हिदायत दे रहे थे। काफी देर तक विधानसभा में इसी तरह हंगामा होता रहा। वसूली के कारण संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और आखिर में सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को जब सदन में स्पीकर के सामने लाल डायरी रखने की इजाजत नहीं मिली, तो गुढ़ा ने सदन के बाहर वही लाल डायरी लहराते हुए गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा गया कि कांग्रेस विधायकों ने सदन में उनके साथ बदसलूकी की। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आरोप लगाया कि 50 लोगों ने उनसे मारपीट की। 5 का 15 का पता ही नहीं था, मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था। सदन के बाहर हाथ में लाल डायरी लिए राजेंद्र गुढ़ा रोने लगे। उन्होंने कांग्रेस विधायकों पर लाल डायरी छीनने का आरोप लगाते हुए धमकी भी दे डाली। आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। इसी लाल डायरी ने गहलोत सरकार को गिरने से बचाया था। हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गुढ़ा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पे निकाल ला। राजेंद्र गुढ़ा की बगावत और आरोपों ने राजस्थान की राजनीति को सेंध की गुंजाइश के करीब ला दिया है। राजेंद्र गुढ़ा के हाथ में मौजूद लाल डायरी पर राजस्थान में राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि लाल डायरी से जुड़ा सच सामने आना चाहिए। बीजेपी ने राजस्थान में हो रहे राजनीतिक क्लेश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि डायरी राजस्थान से दिल्ली तक के नेताओं के राज खोलेगी। डायरी का रहस्य जो है निश्चित रूप से जिस दिन खुलेगा उस दिन राजस्थान में एक बड़ा हंगामा होने वाला है। कई लोगों के राजनीतिक वजूद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। वहीं बर्खास्त होने के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने गहलोत सरकार के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल दिया है, जिसके बाद खुद उनके बीजेपी के संपर्क में होने के आरोप लग रहे हैं। गुढ़ा ने कहा कि अब वो जनता के बीच जाएंगे और गहलोत सरकार की पोल खोलेंगे। कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन था। मैं लड़ाई लड़ूंगा, पब्लिक में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा। 21 जुलाई को राजेंद्र गुढ़ा ने सदन में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही सरकार को घेरा था, जिसके बाद सीएम गहलोत ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। देश में एसयूवी और एमपीवी
जैसी बड़ी गाड़ियों का क्रेज तो बढ़ा ही है, साथ ही सनरूफ फीचर वाली गाड़ियों की डिमांड भी बीते कुछ सालों के अंदर तेजी से बढ़ी है। आंकड़ों की माने तो भारत में बिकने वाली हर 4 में से 1 कार सनरूफ फीचर से लेस होती है। 2019 में गाड़ियों की कुल बिक्री में सनरूफ वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी करीब 5% थी, जो 2023 में बढ़कर 26% तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में जैसा मौसम होता है वहां सनरूफ की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों के दौरान सनरूफ जरूरत की बजाय लग्जरी और स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पर मशहूर हुआ है। सनरूफ के प्रति भारतीय ग्राहकों के मिजाज को भांपते हुए कार कंपनियां एसयूवी सेडान और यहां तक कि हैचबैक में भी अब सनरूफ का विकल्प दे रही हैं। एक समय में सनरूफ BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियों की पहचान हुआ करता था, लेकिन आज कंपनियां 10 लाख रुपए तक की कारों में भी सनरूफ का विकल्प दे रही हैं और सनरूफ वाले मॉडल के लिए ग्राहक 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने के लिए भी तैयार नजर आते हैं। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मानसूनी बारिश आफत बन गई है। रावी और चनाब समेत ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग घायल हैं। इंडोनेशिया में एक नाव डूबने से 15 लोगों की मौत हो गई, वहीं 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इंडोनेशिया की रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक नाव पर करीब 40 लोग सवार थे। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों के बीच अमेरिका ने आज एक और परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया को भेजी। पिछले हफ्ते भी अमेरिका ने USS कैंटकी नाम की परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया भेजी थी। चीन के कैकेहार शहर में एक स्कूल के जिम की छत गिरने से 11 छात्रों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक स्कूल के छात्र जिम में नेटबॉल खेल रहे थे, जब अचानक छत का बड़ा हिस्सा उन पर गिर गया। मणिपुर कांड पर मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्षी एकजुटता के लिए बने नए गठबंधन INDIA ने पहली बार संसद भवन के बाहर इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध जताने के लिए विपक्षी गठबंधन के सदस्य संसद भवन के अहाते में गांधी मूर्ति के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। इससे पहले विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM से सदन में बयान देने की मांग को लेकर नोटिस दिया और चर्चा की मांग की। प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो, आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया? हालांकि सदन में शोर शराबे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद के गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्ष के 3 बड़े नेताओं से बात की, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक तरफ विपक्ष मणिपुर कांड को लेकर बापू की प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने राजस्थान में महिलाओं के ऊपर अत्याचार का आरोप लगाते हुए विरोध जताया और पार्टी के सांसद बापू की प्रतिमा के नीचे पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे। राजस्थान की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यानी विपक्ष के प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी ने भी महिलाओं की सुरक्षा के बहाने कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 3 साल से महिला दुष्कर्म के अंदर राजस्थान नंबर 1 है। जाहिर है महिलाओं पर जुल्म का मुद्दा सभी दलों के लिए फिलहाल सियासी मुद्दे में बदल गया है। मणिपुर कांड के बहाने विपक्ष ने आक्रामक रुख अख्तियार किया, तो बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने विपक्ष के शासन वाले राज्यों का मुद्दा उठाकर उन्हें निशाने पर लिया। आज छत्तीसगढ़ की एक घटना वीडियो के माध्यम से पुनः वायरल की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। 56 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। विपक्ष उस पर चर्चा नहीं चाहती। मुर्शिदाबाद में एक महिला को नग्न मात्र इसलिए किया गया क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन कर रही थी। पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस पर भी चर्चा नहीं चाहती। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई। एक दिन पहले टापू बने इस शहर में इंसान, मवेशी, गाड़ियां सब कुछ बह गया, तो वहीं आज एक 2 मंजिला इमारत के गिरने से हड़कंप मच गया, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई गई। बारिश की वजह से इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला।
जैसे ही इमारत गिरी, वहां मौजूद आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। साथ ही प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई, जिसके बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जेसीबी मशीन से मलबे को हटाने की कवायद शुरू हुई। साथ ही आसपास के लोग और एनडीआरएफ की टीमें भी मलबे को हटाने के काम में जुटी नजर आईं। लेकिन 2 मंजिला इमारत का मलबा इतना ज्यादा था कि इसे जल्द हटाना आसान नहीं था। ये घटना शहर के दातार रोड पर काडियाबाड़ के पास में हुई, जहां इमारत गिरते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। मौके पर एनडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस और दमकल विभाग की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी नजर आईं। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते हुई तबाही को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को राहत और बचाव के साथ साथ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। क्योंकि बारिश की वजह से सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात के जूनागढ़ में हुआ, जहां से करीब 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस बीच वलसाड़ में एक वीडियो सामने आया, जहां उफान पर आई नदी पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डालते नजर आए। गुजरात के भावनगर में भी बारिश की वजह से शहर टापू बना नजर आया। शहर की सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार से बह रही हो। इस दौरान कमर तक भरे पानी में लोग डूबकर चलने को मजबूर नजर आए। वहां घरों में पानी भरने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। गुजरात के कच्छ में भी बारिश की वजह से हालात बेहद बिगड़ गए। पानी बढ़ने की वजह से डैम के दरवाजों को खोलना पड़ा, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान कुछ लोग सड़क पर बहते पानी को मजबूरी में पार करते नजर आए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक सांसें अटका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां नदी के बहाव में फंसकर एक बाइक सवार बह गया। भारी बारिश की वजह से वहां शिवनाथ नदी उफान पर थी, जिसकी वजह से नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। पानी इतनी तेजी के साथ पूरे इलाके में भरा कि देखते ही देखते खेत, खलिहान, सड़कें सब के सब पानी में डूब गए। इसी बीच एक बाइक सवार सड़क पार करने के दौरान वहां तेज रफ्तार में बह रहे पानी के बहाव में फंस गया। जान हथेली पर लेकर किसी तरह ये शख्स आधे रास्ते तक तो पहुंच गया, लेकिन फिर भी पानी की रफ्तार के आगे टिक नहीं पाया। आधे रास्ते में पहुंचते ही उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिसे संभालने के लिए उसने काफी देर तक कोशिश भी की, लेकिन कुदरत की ताकत ने उसे ज्यादा देर तक संभलने का मौका नहीं दिया। जाएगा वो गया। पानी में गिरते ही बाइक तो गायब हो गई, लेकिन तैरने की कला जानने की वजह से बाइक सवार ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। गाड़ी कहाँ पहुँचेगी उसकी। वहीं मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की अपील की है। भारी बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में करीब 1500 पर्यटक फंस गए, जिन्हें निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया। ये पर्यटक वहां चिंगारा पगार झरना देखने के लिए गए थे, लेकिन इसी बीच बारिश की वजह से झरने और बरसाती नाले का पानी अचानक बढ़ गया। हालात ये हो गए कि एक तरफ उफान में बहता बरसाती नाला और दूसरी तरफ मदद की गुहार लगा रहे पर्यटक। नाले के दूसरे किनारे पर इलाके के लोग भी मौजूद थे, लेकिन उफान पर आए नाले को पार कर लोगों की मदद के लिए पहुंच पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लिहाजा राहत और बचाव के लिए पुलिस और बाढ़ आपदा की टीमों को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने दोनों किनारों पर एक रस्सी को बांधा और उसके बाद वहां फंसे हुए लोगों को एक एक कर निकाल लिया। ये पर्यटक वहां दिन में करीब 12 बजे के आसपास फंसे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकालने में रात हो गई। बारिश का असर छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी नजर आया। यहाँ नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को जान जोखिम में डालकर उफान पर आए बरसाती नालों को पार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि मौसम में नक्सलियों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं, लिहाजा सर्च ऑपरेशन को जारी रखना जरूरी होता है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक शख्स को सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। अजंता गुफा घूमने गए इस पर्यटक का पैर सेल्फी लेते समय अचानक फिसल गया और वो सीधे 2000 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। लेकिन राहत की बात यह थी कि इस शख्स को तैरना आता था, लिहाजा सप्तकुंड झरने में गिरने के बाद इसने तैरकर एक पत्थर को पकड़ लिया, जिससे इसकी जान बच गई, लेकिन उसे बाहर निकालना चुनौती बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए 2 छोर पर रस्सी लगाकर नीचे फंसे पर्यटक को उसमें सहारा देकर लटकाया गया और फिर एक छोर से रस्सी को धीरे धीरे खींचकर उसे ऊपर तक लाया गया। लेकिन ये सब इतना खतरनाक था कि वहां मौजूद लोगों की भी सांसें अटक गई, क्योंकि नीचे तेज रफ्तार में बहता पानी और आसपास हर तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें, जिससे एक बार गिरने का मतलब है सीधे मौत। लिहाजा किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी सावधानी के साथ अंजाम दिया गया और धीरे धीरे रस्सी को खींचकर फंसे हुए शख्स को ऊपर निकाल लिया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी इस ऑपरेशन में मदद की और वहां उस रस्सी को पकड़कर खींचते नजर आए।
जरा सी चूक लोगों की जान पर किस तरह से भारी पड़ती है, इसकी एक दिल दहला देने वाली खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आई, जहां पिकनिक मनाने गया एक लड़का पानी में डूब गया, वो भी देखते ही देखते अपने दोस्तों के सामने। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि बारिश से उफान पर आए अमरगढ़ झरने में ये लड़का अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। जिस चट्टान पर ये लड़का खड़ा था, उसी पर चलते समय उसका अचानक पैर फिसल गया और पल भर में वो पानी में समा गया। इस दौरान चट्टान पर बैठे एक लड़के ने चिल्लाते हुए हाथ के इशारे से अपने साथियों को इसकी खबर दी, लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ये लड़का पानी की गहराई में कहां खो गया, ये कोई नहीं जान पाया। हालांकि सूचना मिलते ही फौरन रेस्क्यू टीम ने लड़के की तलाश शुरू कर दी, लेकिन घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी पानी में डूबे लड़के का कुछ पता नहीं लग पाया। 29 साल के इस लड़के का नाम शिवकांत यादव बताया जा रहा है, जो नर्मदापुरम का रहने वाला था और वहीं से अपने दोस्तों के साथ अमरगढ़ झरने पर पिकनिक मनाने आया था। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है, जो अब भी जारी है। उत्तरकाशी से इस बीच लैंडस्लाइड का एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ से टूटकर पत्थर ऐसे गिरे मानो आसमान से किसी ने बम बरसा दिए हों। पत्थर जहां भी गिरे वहां गड्ढा हो गया और उससे निकली तेज आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। जिस जगह ये बड़े बड़े पत्थर गिरे वहां धूल का गुबार सा छा गया। पहाड़ से टूटकर ये पत्थर सीधे नीचे घाटी में गिरे, लेकिन गनीमत ये रही कि ये पत्थर जहां गिरे वहां रिहायशी कस्बा नहीं था। सिर्फ छोटे पत्थर ही नहीं, पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें भी गिरती नजर आई। आ गया वो पत्थर, वो बड़ा वाला पत्थर आ गया महाकसम। इस बीच चमोली में भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ से टूटकर गिरे मलबे से रास्ते को भारी नुकसान हुआ। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से मलबे के साथ खाई में जा गिरी। वहीं पहाड़ से आए पानी ने भी इस बर्बादी को और बढ़ा दिया, जिससे कई रास्ते बंद हो गए। फरीदाबाद के मोहना इलाके में यमुना का बढ़ा जलस्तर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी किनारे बसे गांव में मुश्किलें ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि यमुना का पानी अपने किनारे को तोड़ते हुए वहां आसपास के कई गांवों में तेजी से भर गया, जिससे पूरा का पूरा इलाका टापू बना नजर आया। हालात ये हो गए कि नदी किनारे बने मकान जमीन के कटाव की वजह से पानी में समा गए। जिस जगह यह मकान था उससे कुछ दूरी पर यमुना नदी है, जिसका बड़ा जलस्तर इस मकान तक पहुंच गया और उसके बाद जमीन में कटाव होने की वजह से मकान की नींव कमजोर हो गई और देखते ही देखते नीचे दुकान और ऊपर मकान वाली ये इमारत धड़ाम से पानी में समा गई। इमारत के गिरते ही तेज आवाज हुई और हर तरफ धूल का गुबार छा गया। वहीं इलाके के लोगों ने बाढ़ से हुई बर्बादी पर अपना दर्द बयां किया। किसानों की फसलें डूब चुकी हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं और आगे वाली हम दोबारा से कोई फसल भी नहीं बो पाएंगे। किसी तरह की मदद न मिलने से परेशान गांव वालों ने प्रशासन पर भी अनदेखी का आरोप लगाया। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर हर साल न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में पतंगबाजी बढ़ जाती है। ऐसे में चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली समेत पूरे देश में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद गैर कानूनी तरीके से चाइनीज मांझे की बिक्री देश के तमाम हिस्सों में हो रही है। चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी थानों को लाउडस्पीकर के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि लोगों को चाइनीज मांझे के खतरे के बारे में बताया जाए और उनको पतंग उड़ाने के लिए सूत के धागे का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाए। साथ ही दुकानदारों से भी अपील की जा रही है कि वो चाइनीज मांझे की बिक्री न करें। चाइनीज मांझा बेचते और इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही दोषी पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जी न्यूज भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वो पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये किसी मासूम की मौत का कारण बन सकता है। कुछ सालों से देखा गया है कि बहुत सारा चाइनीज मांझा आ रहा है मार्केट में और ये जल्दी टूटता नहीं है और इसकी धार भी बहुत तेज होती है। एंड वी हैव हैड सो मेनी इंसिडेंट्स। बहुत सारे लोगों की बहुत ग्रीवियस इंजरीज भी हुई हैं और रिसेंटली आपने देखा जैसे छोटे बच्चे के जान भी चले गए इसमें। तो हम लोग इसमें रेगुलरली ड्राइव चलाते रहते हैं और मेरे यहाँ सब तरह का हम लोग व्हाटएवर इज पॉसिबल हम लोग इसमें कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी कल देश भर में प्रदर्शन करेगी। मणिपुर हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता कल देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे।
राजधानी दिल्ली में आई फ्लू के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में हर दिन 400 से ज्यादा आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लापरवाही बरतने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। G20 देशों की बैठक के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को पुनर्विकसित ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 27 और 28 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम राजकोट में एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद पीएम गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन हमला किया है और ये ड्रोन हमला एक गैर रिहायशी बहुमंजिला इमारत पर किया गया। हालांकि हमले की वजह से न तो किसी को कोई चोट आई न कोई हताहत हुआ है। लेकिन ड्रोन अटैक के वक्त रिहायशी इमारत से धुआं निकलता नजर आया, जबकि इमारत का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हमले के बाद सड़क पर इमारत का मलबा पड़ा दिखा, कांच के टुकड़े पड़े दिखे। मॉस्को पुलिस गश्त करती और सबूत जुटाती नजर आई। वहीं रूस ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। उसने हमले के लिए भेजे गए दोनों ड्रोन्स को मार गिराया। मॉस्को पर यह हमला तब हुआ जब एक दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से बदला लेने की बात कही थी। दरअसल रूस ने पिछले हफ्ते ग्रेन डील से बाहर निकलने के बाद ब्लैक सी के करीब ओडेसा में यूक्रेनी पोर्ट पर हमला किया था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस को भी वैसा ही महसूस करने को मिलेगा जैसा हम कर रहे हैं। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क के उठापटक वाले फैसलों का दौर लगातार जारी है। अब उन्होंने ट्विटर का लोगो ही बदल दिया है और अब ट्विटर के लोगो में ब्लू बर्ड की जगह अंग्रेजी का अक्षर एक्स ने ले ली है, जिसकी तस्वीर एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। साथ ही उन्होंने ट्विटर हेडक्वार्टर पर नए लोगो की लाइटिंग वाली तस्वीर भी साझा की। अब अगर आप अपने ब्राउजर में x.com टाइप करेंगे तो सीधे नए लोगो वाले ट्विटर का पेज खुल जाएगा। अंग्रेजी के अक्षर x से एलन मस्क का पुराना लगाव है। उनकी स्पेस कंपनी SpaceX का लोगो भी अंग्रेजी के x अक्षर के साथ ही है। साथ ही मस्क की कंपनी टेस्ला के सबसे महंगे मॉडल वाली कार जो टेस्ला कार है, उसका नाम भी टेस्ला X है। मस्क ने कल ही ट्विटर पर लिखा था कि अब ब्लू बर्ड को विदाई देने का वक्त आ गया है और आज उन्होंने वो कर भी दिया। ग्रीस में जंगलों की आग बीते 2 दिनों से इतनी तेजी से फैली है कि जंगलों से दूर बसे रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आ गए हैं। जान बचाने के लिए आखिर में लोगों को अपने घर मकान छोड़ने पड़ रहे हैं और सार्वजनिक इमारतों में शरण लेनी पड़ रही है। ग्रीस के रोड्स आइलैंड से जो तस्वीरें सामने आई, इमारतें राख हो चुकी थीं, सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी जल गईं और सड़कों पर जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनके आशियाने को आग निगलती चली गई और वो अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। रोड्स आइलैंड पर फैली जंगलों की आग अब मीलों दूर से दिखाई दे रही है और इसने समंदर के किनारे बसे गांवों को भी अपनी जद में ले लिया है। पहाड़ी इलाके में एक छोर से दूसरे छोर तक रोशनी फैली हुई थी और वो आग का दायरा बता रही थी। ग्रीस के रोड्स आइलैंड के साथ साथ कोफू से भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि आग तेजी से फैल रही है। लिहाजा मकानों से लेकर बीच रिसोर्ट्स तक सभी इमारतें, सभी जगह खाली कराई जा रही है और सैलानियों को नावों के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। रोड्स में सैकड़ों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करते दिखे। बैठने तक की जगह नहीं बची तो लोग जमीन पर ही लेट गए। इनमें बड़ी संख्या सैलानियों की भी थी जो यूरोप के अलग अलग हिस्सों से यहाँ छुट्टियां बिताने के लिए आए थे। लेकिन धधकती आग जान पर बनाई। रोड्स आइलैंड में आग की वजह से हजारों की तादाद में लोगों को अपने मकान छोड़कर मैदान में आना पड़ा। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उनमें लोग एक इंडोर स्टेडियम के अंदर बैठे नजर आए। ये वो लोग थे जिन्हें आग के तांडव ने घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। जरूरत भर के सामान के साथ लोग स्टेडियम में हालात ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रीस के करीब आधे इलाके में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है और हीट वेव का टॉर्चर भी अगस्त तक जारी रह सकता है। ऐसे में ये हालात जल्दी ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे। शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबारी हफ्ते की कमजोर शुरुआत हुई है। सेंसेक्स करीब 299 पॉइंट्स टूटकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 72 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। केंद्र सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी खुशखबरी देते हुए ईपीएफओ खाते पर मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। पीएफ अकाउंट पर अब 8.15% ब्याज दिया जाएगा। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम शिवराज का पूरा परिवार उनके साथ मौजूद रहा। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भी आज बाबा महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचे। शिव आराधना करने के बाद उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की।